फैसलाबाद पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की माह अगस्त की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिला फैसलाबाद सबकत ले गया है और असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान पहले और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की माह अगस्त की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा, आज रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये 1 अगस्त से 27 अगस्त तक की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और फैसलाबाद के दो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री हैं फैसल सुल्तान, वो पहले नंबर पर रहे हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। और इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर सदर जो हैं वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। और अगर हम गुज़िश्ता माह की रैंकिंग की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है वो भी पहले नंबर पर रहे हैं, जिससे ये नजर आ रहा है कि फैसलाबाद जिला की कारकर्दगी जो है वो चंद जो महीनों में रैंकिंग जारी की गई है उसमें तसल्ली बख्श रही है। और 17 में से असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने 14.3 पॉइंट सिक्योर किए हैं, जबकि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सदर जो हैं वो सिर्फ मामूली पॉइंट कम होकर 14.2 पॉइंट जो है वो स्कोर कर सके हैं। और इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान की जानिब से दोनों असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी पर सराहा भी गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अवाम की बेहतियाती कोरोना के फैलाव की वजह कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में फैसलाबाद डिवीजन में एक मरीज जान से गया, जबकि मजीद 168 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की चौथी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और वार मजीद तेज हो चुके हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद एक मरीज जान की बाजी हार गया। डिवीजन में गुज़श्ता 24 घंटों में 168 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने का नतीजा फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू, मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फिर फाल करने का फैसला, मुख्तलिफ अमराज के ऑपरेशन भी रोक दिए जाएंगे। अलाइड अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड कोरोना मरीजों से भर गए, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलामदाबाद को कोरोना मरीजों के लिए फाल करने का फैसला कर लिया गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, अलाइड अस्पताल में 261 जबकि डीएचक्यू अस्पताल में 50 मरीज जेरे इलाज हैं, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में कोरोना मरीजों को दाखिल किया जाएगा। सीरियस मरीज अलाइड अस्पताल, दरमियानी सतह के मरीज डीएचक्यू और नॉर्मल मरीज जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में मुंतकिल किए जाएंगे। अलाइड हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनको दाखिल किया। उसके बाद जो दरमियानी स्टेज के पेशेंट थे उनको हमने डीएचक्यू में दाखिल किया और गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में हमने जो है वो उन पेशेंट को रखा जिनके बहुत माइल्ड सिम्टम थे, या वो पेशेंट जो यहाँ से हम क्रिटिकल स्टेज में दाखिल करते थे और वो बेहतर हो जाते थे, फिर हम उनको गुलाम मोहम्मदाबाद भेज देते थे। उसको हमने एक स्टेप डाउन फैसिलिटी बनाया। जबकि मुंतखब करदा सर्जरियाज भी रोक दी गई हैं, ताहम सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेशन किए जा सकेंगे। अब एक सर्जिकल वार्ड जो है 3 वार्डों को संभालेगा, तो हम जो इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन तो उसी तरह होते जाएंगे। इलेक्टिव ऑपरेशन है जिसमें मरीज इंतजार कर सकता है 2 महीने 3 महीने, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती, उनको हम जरा डेफर कर देंगे, वो बाद में ले आएंगे। अवाम की बेहतियाती कोरोना के फैलाव की वजह बनी। कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी है। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में एक मरीज जान से गया, जबकि 168 केस रिपोर्ट हुए। अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद जनरल अस्पताल गुलामदाबाद को भी फाल के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जहां पे न सिर्फ बेड्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा बल्कि अमले को भी अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अतादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां और हवा में उड़ा दी और इस वक्त लॉकडाउन के मुतालिक जारी करदा अहकाम नजरअंदाज कर दिए गए। 50% के बजाय 100% सवारियां बिठाने लगे। जिला इंतजामिया कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी हैं। हुकूमत पंजाब के लॉकडाउन के मुतल्लिक जारी करदा अहकामात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए गए। ट्रांसपोर्टर्स 50% के बजाय 100% सवारियां बिठाने लगे। इस मौका पर शहरियों का कहना था ट्रांसपोर्टर्स कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवा रहे, जबकि मुसाफिर बगैर मास्क पहने सफर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जाए या कोई भी फासला रखा जाए समाजी। हर जो भी ट्रांसपोर्ट है उसमें हर 4 बंदे बिठाए जा रहे हैं। कोई उन्होंने कहा था कि 50% का कहा था, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। कोई भी यहाँ टेम्परेचर नहीं चेक हो रहा, किसी ने भी कोई वैक्सीन का कोई
वाज़ेह रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों की कैपेसिटी 70 से 50% बढ़ाने के पाबंद हैं, जबकि ज़िली इंतजामिया कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरामैन तसव्वुर के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह चिन्होट भी DAP खाद नायाब हो गई, जहां पर ब्लैक में 6700 रुपये तक फरोख्त होने के लिए काश्तकारों की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। ज़राई अफसरान ने डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद के अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। खादों की सरकारी रेट लिस्टें लगवाई गईं और ना ही सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाया जा सका। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस शोबा ज़राअत भी मुतासर होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई। काश्तकार कहते हैं DAP खाद की शॉर्टेज से ब्लैक में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। DAP खाद का सरकारी रेट 6100 रुपए जबकि 6700 रुपए में फरोख्त हो रही है। कभी खाद महंगी की जा रही है तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। सानू अगे 40-4500 तो अगे आज तो 2-3 महीने मिल रही सी ते हुण इस दा रेट उन्होंने बढ़ा दिता। गवर्नमेंट दा रेट हो गया 6100 ते इन्होंने बिलाय करके तकरीबन 67-6800 दी बेच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़राई अफसरान ने डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और डायरेक्टर के अहकामात के बावजूद खादों की सरकारी रेट लिस्टें अवेजा नहीं करवाई गईं और ना ही सरकारी रेट पर खाद फरोख्त हो रही है। खाद डीलर मुबैना तौर पर मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। सरपरस्ती आला किसान बोर्ड सैयद नूरुल हसन शाह ने किसानों को 8 सितंबर को गुजरांवाला में होने वाले धरने में शमूलियत की दावत देते हुए कहा, हुकूमत की ज़राअत कुछ पॉलिसियां जारी हैं। DAP खाद की कीमतें कंट्रोल करना और सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाना हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो इस माफिया के खिलाफ जल्द अज जल्द नोटिस लें। इस सिलसिले में हमारा एहतजाज 8 सितंबर को गुजरांवाला डिवीज़न में हो रहा है। तमाम काश्तकार भाई उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ये जो हुकूमत है इसने तब्दीली के नाम पर ज़राअत कुछ पॉलिसी अपनाई हुई है जिसकी वजह से ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया है और ज़मींदार मफलूज होकर रह गया है। सरपरस्त किसान बोर्ड ने मजीद कहा, महंगाई से किसान पिस कर रह गया जबकि सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। आए रोज खाद और बीज की कीमतें बढ़ रही हैं जिस वजह से काश्तकार भाई खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से खादों और बीज पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी तरफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बैक गियर लग गया। 11.32% कमी। जुलाई में टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम शोबे मनफी पॉइंट्स में रहे। सबसे ज्यादा कामयाब नेटवेयर में 4, बेडवेयर में 12 जबकि टावल में 21% मंदा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बैक गियर लग गया। जुलाई के महीने में टेक्सटाइल बरामदात में कमी ने मसाइल को सच साबित कर दिया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11.32% की कमी हुई। माली साल 2021-2022 का पहला महीना खसारे के साथ शुरू हुआ। सबसे कामयाब नेटवेयर, बेडवेयर और टॉवल सेक्टर भी खसारे में रहा। हमारी जून से बनिस्बत जुलाई में एक्सपोर्ट्स 11-11.5% कम हो गई हैं और मजीद तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले महीनों में ये मजीद डिक्लाइन जाएगा। मेनली वजूहत में इसकी कॉटन शॉर्ट होने की वजह से हमारी जो महंगे दामों पर इसके यान की अवेलेबिलिटी है, बल्कि तकरीबन अदम दस्तयाबी है इस वक्त। और फिर जो ये माफिया का शिपिंग लाइन वाला जो माफिया है, इनकी मोनोपली है, इन्होंने 500-600% रेट बढ़ाए हुए हैं। हमें वो बड़ा प्रॉब्लम है। नेटवेयर 4.18%, बेडवेयर 12%, जबकि टॉवल 21.42% कमी हुई। एक्सपोर्टर्स का कहना है रॉ मटेरियल जरूरत है, लेकिन अगर दरामदात ज्यादा और बरामदात कम है तो तरक्की कैसे। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा मोहम्मद तैयब कहते हैं रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और कीमतों में तेजी सबसे बड़ी वजह है। फ्रेट रेट्स रोज की बुनियाद पर बढ़ने से बेहतरी मुमकिन नहीं। FPR के साथ जो एक तो FPR की ऑलरेडी जो रिफंड्स थे बड़ी इल्तवा का शिकार थे और अभी वो 15 दिन से उनकी वेबसाइट भी बंद है, बिल्कुल काम बिल्कुल रुका हुआ है। तो इसमें अब मुश्किल लग रहा है कि हमारी मजीद आने वाले महीनों में ये एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी। टेक्सटाइल बरामदात में कमी हुई है तो दरामदात में 13.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगा यौन, इसकी शॉर्टेज, फ्रेट रेट्स के झुमरा रोड निशाताबाद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और आए रोज ट्रैफिक हादसा होने लगे हैं। सड़क का ताहाल टेंडर नहीं हो सका। शहरियों का सड़क की तामीर का मुतालबा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि झुमरा रोड निशाताबाद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। आए रोज ट्रैफिक हादसा होने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा अभी तक ये रोड टूट फूट का शिकार है और अभी तक इसका टेंडर क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, जुमरा रोड निशाताबाद टूट फूट का शिकार है और 4 साल गुजरने के बावजूद इस रोड का टेंडर ना हो सका, जिसके बाद से आए रोज हादसा मामूल के मुताबिक बनते जा रहे हैं और
जुमरा रोड के बिल्कुल ऊपर एक फ्लाईओवर ब्रिज भी है और साथ रेलवे ट्रैक भी है, और ये मेन शाहराह है जहां पर जगह जगह सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं, जिसके बायस से ट्रैफिक रवानगी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर रहायशी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये कब से देख रहे हैं ये जो सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं? ये भैया 4 साल हो गए हैं पूरे, ये ऐसे खड्डे हुए हैं, हमें गुजरने की तंगी हो रही है। हमें रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, तो इसलिए माजरा है कि गवर्नमेंट कुछ करे हमारा। जी बिल्कुल, ये सड़क है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, अभी भी यहाँ पर एक रिक्शा जो ड्राइवर है वो इस सड़क के टूट-फूट शिकार के बायस से सड़क के दरमियान में उन्होंने रिक्शा खड़ा किया और ताहाल वो अभी यहाँ से गुजार नहीं जा सका, जो भी इसका फॉल्ट है। फैसलाबाद का ये जो रोड है इसमें ताहाल यहाँ टेंडर ना हो सका और जगह जगह खड्डे पड़ रहे हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वादे रहे जुमरा रोड का गुज़श्ता साल टेंडर भी हुआ था, लेकिन ताहाल उसी वाले से बजट भी रिलीज ना किया जा सका, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब मानसून का मौसम है, जब बारिश होती है, तो यहाँ पर पानी की जो निकासे आब है उसका निज़ाम भी दरम बरम हो जाता है और उसके साथ साथ ट्रैफिक हादसात का सबब भी बनते जा रहे हैं। और ये रोड मज़ीद यहाँ पर ना तो कोई लोकल गवर्नमेंट की जानब से कोई अमला आता है और ना ही यहाँ पर इसका ताहाल टेंडर हो सका है। शहरियों की राय भी आपने जानी कि जुमरा रोड निशाताबाद किस कदर टूट-फूट का शिकार है कि इसमें जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, जिसके बायस ट्रैफिक रवानगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वाज़ेह इसके साथ रेलवे ट्रैक भी है, जिसके बायस ना तो यहाँ पर फाटक का कोई ऐसा इंतज़ाम है, ट्रेन गुजरने के बावजूद रेलवे की जानिब से कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके कम में ही बिल्कुल यहाँ पर इंक्रोचमेंट माफिया की भी भरमार है, जगह जगह रेडियाँ लगाई जा चुकी हैं और उसके साथ साथ सड़क पर जगह जगह खड्डे भी पड़े हुए हैं, जिसके बायस से ये फैसलाबाद की आम शाहराह खड्डों में तब्दील हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सिटी 41 का दौरा और कारकुनान से मुलाकात की। सिटी 41 के सहाफती किरदार को सराहा। खुसूसी गुफ्तगू के दौरान मुल्की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि ग्रोथ मुल्क की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान तनहा खड़ा है। जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि महंगाई दोगुना हो चुकी है, मुल्की कर्जे बढ़ गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर जी। जफर डोगर साहब, बताइएगा क्या मजीद कहना था उनका? जी, मुल्क के मारूफ शायर, दानिश्वर, अदीब, सहाफ़ी, सियासतदान, फार्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के उनके जो स्पीच राइटर भी रहे, उनके जितने भी वो अहम मशवरे जिनसे करते रहे, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब से आज उन्होंने हमारे सिटी 41 ऑफिस का दौरा किया है। मुख्तलिफ शोबों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की, उनसे मुख्तलिफ अमूर पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज पॉलिटिक्स में जो पोलराइजेशन है ये कहाँ तक चलेगी, क्या हल है, मुख्तलिफ इशूज़ पर उनकी राय लेते हैं। वेलकम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त बख्शी, सिटी 41 का दौरा किया और हमारे जो काम की नौइयत को देखा और समझा। सर फरमाइएगा कि आप चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम व तरबियत और जो मीडिया से रिलेटेड कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। एक तो ये जो यकसा नसाब के हवाले से गवर्नमेंट ने कोशिश की है, ये कहाँ तक कामयाब होती नज़र आ रही है आपको, और क्या वाकई वो इतना मौसर इक़दाम है गवर्नमेंट का कि उसकी तहसीन की जा सके? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। पहले तो मैं बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी आसूदगी हुई। मेरा ताल्लुक़ आजकल सियासत से है, एक बहुत तवील अरसा तदरीस से रहा और सहाफ़त से जो मेरा रिश्ता रहा है और है उस पर मुझे बड़ा नाज रहता है। और मैं बड़ा खुश हुआ आपको ये सारा सेटअप देख के, नौजवान बच्चों से मिल के, उनसे गुफ्तगू करके। और मैं 1-2 दिन से यहाँ हूँ और जितनी व्यूअरशिप में देखता हूँ आपके चैनल की यहाँ पे, और जिस तरह आप वाक़याती कवरेज कर रहे हैं और शहर की पूरी ज़िंदगी को स्क्रीन पे ला के दिखाते हैं, ये बड़ा काबिल सताइश है।
اور میں ضرور اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ نیت کے حوالے سے تو بہت اچھی بات ہے. ہم ایک قوم ہیں، ہماری ایک سمت ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کا ایک رخ ہونا چاہیے، سوچ کا، قومیت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمیں رنگا رنگ نصابوں سے نجات مل کے کم از کم کچھ چیزوں پر جن میں ہماری ویلیوز آتی ہیں، ہمارا دین آتا ہے، ہمارا کلچر آتا ہے، ہماری تہذیب آتی ہے، ہمارے رسم و رواج آتے ہیں، ہمارے سماج کے مختلف پہلو آتے ہیں، ان پہ آگاہی ہونی چاہیے بچوں کو. ہماری تاریخ ہے اور اس میں یکسانیت کا ہونا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بڑے عملی کچھ پہلو ہیں. ان عملی پہلوؤں پہ بھی نگاہ ڈالنا بڑا ضروری ہے. میں نے ایک میٹنگ کے اندر بھی کہا تھا کہ یکساں نصاب جو ہے یہ ایک پہلو ہے تعلیم کا. یعنی ایک کتاب ہے نا جو آپ نے ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی، وہ ایچیسن میں پڑھ رہا ہے یا چیچو کی ملیاں پڑھ رہا ہے یا خوشاب پڑھ رہا ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان پڑھ رہا ہے یا بلوچستان کے کسی گاؤں گوٹ میں پڑھ رہا ہے، وہی کتاب آپ نے اس کو دے دی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم ایک ہی جیسی نوجوان نسل پیدا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سر یہ فرمائیے گا کہ آج پولیٹکس میں جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، اپوزیشن کوئی ٹف ٹائم دینے میں کوئی ناکام نظر آ رہی ہے اور بڑی آسانی سے 5 سال گورنمنٹ پورے بھی کر رہی ہے، پورے کرنے بھی چاہیے ہر گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ کہیں بھی کوئی اس کو کامیابی اپوزیشن کو نہیں مل رہی، وہ اپنے ہی کیسز میں الجھی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے جو 3 سال ہیں گورنمنٹ کے، اس کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہیں گے، اور اگلے 2 سال میں کیا آپ کو توقعات ہو سکتی ہیں کہ کچھ کر پائے گی گورنمنٹ کی یا نہیں، اور اپوزیشن کیا اسے کوئی ٹف ٹائم دے سکے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے، تو ہمارا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن وہ کام کرے جو موجودہ حکومت نے کیا تھا یا اس کی جماعت نے کیا تھا، جو دھرنے دیے تھے یا جمہوریت کی قبریں کھودی تھیں یا کفن پہنائے تھے یا پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا تھا یا پی ٹی وی ہاؤس پہ حملہ کیا تھا اور ٹف ٹائم دیا تھا ہمیں. یقیناً وہ ٹف ٹائم میرا خیال ہے نہیں دینا چاہیے، کسی بھی حکومت کو نہیں دینا چاہیے. مسلم لیگ نون وہ اس وقت اندرونی خلفشار کا شکار نظر آتی ہے. اس طرح کی خبریں باہر آئیں کہ شاید بہت فیڈ اپ ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ شاید یہاں تک کہا گیا کہ ریزائن دے دیں. کیا کوئی اختلاف رائے اس شدت کے ساتھ موجود پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر؟ اس سے آگاہ ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ باتیں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ بڑے طویل عرصے سے ہیں صحافت میں، اگر آپ ریکال کریں تو یہ باتیں آپ 20-25 سالوں سے سن رہے ہوں گے کہ جی انتشار آ گیا ہے تو 2 دڑے بن گئے ہیں، تو ایک دڑا شہباز شریف کا ہے تو ایک دڑا نواز شریف کا. دیکھیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے. میں نے 5 سال بہت قریب سے دیکھا ہے، میاں صاحب کی حکومت کا ایک حصہ ہوتے ہوئے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے. سر یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی 3 سالہ کارکردگی پر وہ تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اعداد و شمار اس طرح سے انہوں نے بیان کیے کہ جیسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان سے اچھی حکومت کبھی آئی نہیں. تو آپ کیسے کہیں گے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جو زمینی حقائق ہیں میں نے بتا دیے. آپ ہزار اپنے آپ کو بہلاتے رہیں، اپنے آپ کو آپ دل کے اندر سے جانتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں نا، ایک حکومت آپ نے لی جب 5.6 پہ گروتھ ریٹ تھا، آج آپ 2% کے آس پاس کھڑے ہیں. سر آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پاکستان کو درپیش چیلنجز کیا ہیں اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، چیلنجز تو ڈاکٹر صاحب بے شمار ہیں. میں نے بتایا کہ ہمیں اندرونی استحکام چاہیے، ہمیں دفاع میں مضبوط ہونا ہے، ہمارا دشمن ہم پہ طاق لگائے رکھتا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کو مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے قومی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہمارے پڑوس میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ڈی پی او بلال ظفر کی پولیس افسران سے کرائم میٹنگ. دوران میٹنگ ڈی پی او نے ضلع میں امن و امان قائم کرنے کی صورتحال اور افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ڈی پی او بلال ظفر نے موٹر سائیکل چور، مویشی چور اور ڈکیتوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت بھی کر دی. بات کریں گے بابر منیر سے. جی بابر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا.
हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर की ज़रिए सदारत क्राइम की सूरत-ए-हाल का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज, एसएचओ और जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है। डीपी बिलाल जफर की जानिब से थाना वाइज जो क्राइम की सूरत-ए-हाल है उसका जायज़ा लिया गया। इसी सिलसिले में डीपी बिलाल जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक दफ़ा फिर से देखा गया शहर में जो मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं, और थानों में क्राइम की क्या सूरत-ए-हाल है और एसएचओ को मज़ीद क्या हिदायत की गई हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें तमाम एसएचओ, एसडीपीओ और एसपी इन्वेस्टिगेशन को मुहर्रम के बाद दोबारा अपने क्राइम फाइटिंग मोड में आने के हवाले से ताकीद की गई है। हमने स्पेशल टीम्स बना दी हैं इस हवाले से, जो मोटरसाइकिल चोरी और नकबज़नी के ऊपर काम कर रही हैं। सीआईयू को भी दोबारा फाल कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर इसके हमें मस्बत जो क्राइम के ऊपर हैं वो असरात नज़र आना शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया। डीपी बिलाल जफर का कहना है कि जो शहर भर में जो नकबज़नी की वारदातें हैं और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं उस वाले से अलग से टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली, गैस और पानी चोरी के मुकदमा दर्ज न होने की मुतल्लिका इदारों की शिकायत पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद का नोटिस। डिविजनल एसओपीज को सरकारी महकमों की इस्तगासाजात पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, मजीद क्या अहकाम जारी किए गए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकारी महकमों की जानिब से इस्तगासाजात मौसूल होने पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर आबद खान की जानिब से फैसलाबाद के डिविजनल एसपी, सर्कल अफसरान और एसएचओज को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि गैस, बिजली, पानी चोरी और दीगर कोई भी मसला हो सरकारी महकमा जात को तो उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तगासे मुतलका थानों में भिजवाए जाते हैं, मगर वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार तमन्ना अफसानी के लिए और अपनी ज़ाती मफाद के लिए उन इस्तगासाजात को गायब कर देते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते। बाद में आला हुकाम की मीटिंग में पुलिस सरबराहान को सुबकी का सामना करना पड़ता है। उनका ये कहना था कि मुस्तकबिल में किसी भी वफाकी और सूबाई महकमा की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के लिए किसी किस्म का भी इस्तगासा मौसूल हो तो उसमें कोई भी तखीरी हरबा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिल फौर मुकदमा दर्ज करने के बाद मुतलका महकमा को भी अरसाल किया जाएगा और सीपीओ दफ्तर में भी उसकी इतला फौरी तौर पर दी जाएगी। उनका कहना था कि जो डिविजनल एसपीज हैं वो इन अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं और अपने मातहत सर्कल अफसरान और एसएचओज को इन हदायत पर अमल दरामद का पाबंद बनाएं और उनको ये कहें कि फौरी तौर पर सरकारी जो इस्तगासा है उस पर मुकदमा दर्ज करना जो है वो ज़रूरी होगा। मुकदमा ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खियाबान कॉलोनी नंबर 2 में ससुरालियों का दामाद के घर पर धावा और अहले खाना पर तशद्दुद भी किया। घर में मौजूद तमाम सामान जबरदस्ती ले गए। मुतासर फैमिली ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्तें दी। मज़ीद बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं खियाबान कॉलोनी नंबर 2 में, जहां इशफाक हुसैन नामी शख्स के घर पर जो है उसके बेटे के ससुरालियों ने धावा बोला और धावा बोलने के बाद घर में मौजूद तमाम तर सामान जो है वो यहाँ से लेकर फरार हो गए। 4 से 5 घंटे तक ये वारदात का सिलसिला जो है अहले खाना के मुताबिक जारी रहा। घर में मौजूद मियाँ बीवी और इनके बेटे को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस हवाले से थाना मदीना टाउन पुलिस को जो है दरख्वास्त दे दी गई है, ताहम पुलिस की जानिब से ताहाल कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया गया। मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया और कितने लोग थे? वो 20-25 लोग थे, 10 बाहर खड़े थे, 15 अंदर आए हैं। गेट से छलांग लगाई, डाले को उन्होंने गेट के साथ लगाया है। उसके बाद अंदर आके तो गालियां गंदी निकालने लग गए। मेरे घर से यहाँ तक परफ्यूम, मेकअप, ज्वेलरी ये सब कुछ नजर आ रहा है। टैची केस 6, 3 रेड और 3 दूसरे कलर के कपड़ों के जो बेडशीटें थी, एक में मेरे मियाँ के कपड़े, मेरे कपड़े, एवरीथिंग। मोबाइल पहले खींचे हमारे से, फिर मेरे कमरे की चाबी जो बेडरूम की थी वो उसने हाथ में लड़की ने कर ली, फिर मुझे मारा। मेरे मियाँ के मुंह पे थप्पड़ लड़की ने मारे, मेरे बच्चे को डंडे से मारा, वो वहां गिर गया, मैं उसके ऊपर गिर गई, बेहोश हो गया। फिर मेरा मियाँ फिर पत्थरों पे बाहर, हम भागे बाहर। गली में वो शोर आया कि कोई, उस वक्त दोपहर का लो टाइम था, वो बहुत ज्यादा हमारे घर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ। इस वक्त मैं होश में नहीं हूँ। जी बिल्कुल, मुतासरा खातून की आपने बात सुनी। इनका ये कहना है कि मुतादद अफराद जो हैं वो घर में दाखिल हुए और कुछ बाहर गली में पहरा देते रहे। अहले इलाका की बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ढंग के सरकारी कॉलेज में तलबा को तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस लगाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा।
बिल्कुल जंग में तलबा का तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जानिब से प्री फर्स्ट ईयर क्लासेज का आगाज़ करने का फैसला किया गया है, जिसका आगाज़ जो है वो 30 अगस्त से किया जाएगा। सवाल से मेरे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हयात अलियाना मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देख रहे हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा इस प्री फर्स्ट ईयर क्लासेज से तलबा को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि रिज़ल्ट जो है मैट्रिक का वो अभी 1 माह लेट है, तो पहले बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो इंशाल्लाह 30 तारीख से हम प्री फर्स्ट ईयर क्लास से लगा रहे हैं, हम एडमिशन उसके लिए कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो ये जो इसको कवर अप करने के लिए हम फर्स्ट ईयर जो है वो शुरू करेंगे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। जैसे बताइएगा इन प्री फर्स्ट ईयर क्लासेज में SOPs के हवाले से भी क्या इकदाम किए जाएंगे? SOPs के मुताबिक ही क्लासेज होंगे। 50% आएंगे जो हमारा एडमिशन होगा, 50% एक दिन आएंगे, 50% अगले दिन आएंगे। और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, ये इसके मुताबिक ही सारा कुछ होगा जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं। इस वजह से प्रिंसिपल डॉक्टर मेहदी हयात अलियाना का कहना है कि इस प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में जो है तमाम तरह इकदाम मुमकिन किए जाएंगे, तलबा का तालीमी मेयार बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। जबकि कोरोना बहुत शुक्रिया अवैस खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।